हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम SC/ST एक्ट को स्टडी करेंगे। SC/ST एक्ट हमारे APO के सिलेबस के साथ साथ अदर स्टेट जैसे राजस्थान को छोड़ के, राजस्थान जुडिशरी को छोड़ के अदर स्टेट में एज अ सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है। सो हम बात करते हैं ये एक्ट नंबर कौन सा है। ये एक्ट नंबर 23 ऑफ 1989 है। मीन्स जब 1989 में बिल पास किए गए थे, जो उसकी एंट्री की थी कि ये इस नंबर का बिल है, तब जो SC/ST एक्ट था वो 33 नंबर का था। जब ये बिल पास हुआ, एक्ट बना, तो उसका नाम रख दिया गया एक्ट नंबर 33 ऑफ 1989। इसकी इनैक्टमेंट डेट है 11 सितंबर 1989 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 30 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1990। जो SC/ST एक्ट है, इसके अंदर टोटल जो सेक्शंस है वो है सेक्शन इसके अंदर 23 और इसके अंदर टोटल चैप्टर है 5 और एक इसके अंदर क्या है शेड्यूल। आज हम क्या पढ़ेंगे, पूरा सेक्शन जो फर्स्ट है इसका, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर कवर करता है उसे हम स्टडी करेंगे। सेक्शन 3 काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रेम्बल की। प्रेम्बल कहता है एन एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी। ये एक्ट क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है जो एट्रोसिटी मतलब अत्याचार हो रहे हैं किसके अगेंस्ट में, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, टू प्रोवाइड फॉर। अब उसको क्या कर रहे हैं, हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। एक तो अत्याचार उनके अगेंस्ट जो हो रहे हैं उनको रोक भी रहे हैं और साथ साथ में हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशल कोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। अब ये जो वर्ड है स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट, ये 1989 के टाइम पे इंक्लूडेड नहीं था। इसे अमेंडमेंट 2015 के अमेंडमेंट से ऐड किया है। तो अगर हम देखें जो 1989 का जो एक्ट है, इसमें दो मेजर अमेंडमेंट हुए, एक 2015 में हुआ और एक 2018 में हुआ। जो 2015 में हुआ था वो उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, 1 जनवरी 2016, ठीक है। और जो 2018 में हुआ उसकी इन्फोर्समेंट डेट थी 20 अगस्त 2018। इन दो अमेंडमेंट से SC/ST एक्ट में चेंजेस आए। सो जब जहाँ जहाँ 2015 के थ्रू 2018 के थ्रू चेंजेस आए, मैं आपको वो नोट डाउन करवाती रहूँगी। तो हम बात करते हैं कि स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ये ऐड किया गया है 2015 के अमेंडमेंट से। इसका बेसिक पर्पस क्या था, ये क्या था कि आप उस पर क्या ट्रायल कर सकते हैं। जो ऑफेंसेस अगेंस्ट SC/ST मेंबर्स के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहे हैं उनकी ट्रायल कहाँ होगी, स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट में होगी। और वो क्या करेंगे, ट्रायल के साथ साथ में उनको क्या रिलीफ दे सकते हैं एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम फॉर द सच ऑफेंस। उसके साथ साथ जो विक्टिम है उसको रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। इसका प्रेम्बल हम इसकी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 बात करता है प्रीलिमिनरी, जो सेक्शन 1 से लेके 2 तक है। अब बात करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में इसको एक्सटेंड किया गया है, एप्लीकेबल है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। जो डेट थी वो मैंने आपको बताई है 30 जनवरी 1990 एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस पे रूल मेकिंग पावर किनके पास है, इसका SC/ST एक्ट का कंट्रोल पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट। अब इसका डेफिनेशन क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं। डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 बात करता है इन दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। सेक्शन 2 ए बात करता है एट्रोसिटी का मतलब। एट्रोसिटी का मीन्स जो होगा, जो सेक्शन 3 के अंदर जो पनिशमेंट की लिस्ट दी गई है वो सब चीज़ें क्या कहलाई जाएगी, एट्रोसिटी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। 2B बात करता है कोड, जो CRPC के अंदर हम बात करते हैं रूल्स प्रोविज़न, उसी को क्या कहेंगे हम, कोड। 2B, अब देखिए आप डेफिनेशन जो सेक्शन 2 का 2 क्लॉज 1 के अंदर अभी हमने देखा कि जो BBB से लेके BG तक इनको ऐड किया है 2015 के अमेंडमेंट से। 1989 में इनकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, बट
2015 में अमेंडमेंट के थ्रू हमने इन सब चीज़ों को इंसर्ट किया है। अब इनकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। डबल बी बात करता है डिपेंडेंट के बारे में। डिपेंडेंट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा? स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ विक्टिम, किसके? विक्टिम के, हु आर डिपेंडली होली और मेनली ऑन सच विक्टिम, या तो पूरी तरह से वो विक्टिम के ऊपर डिपेंडली है और क्या कह रहे हैं, उनके सपोर्ट या मेंटेनेंस के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, या पूरी तरह से उस पर डिपेंड है विक्टिम पे, या उसके सपोर्ट या उसके मेंटेनेंस पे। और तो बीसी बात करता है इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक बॉयकॉट अलग होता है और सोशल बॉयकॉट अलग होता है। हम जो ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक बॉयकॉट यहाँ पढ़ रहे हैं, और ई बी के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सोशल बॉयकॉट के बारे में। इकोनॉमिक बॉयकॉट मीन्स अ रिफ्यूजल टू डील विथ वर्क फॉर हायर और डू बिजनेस विथ अदर पर्सन। आपको मना कर दिया गया, रिफ्यूज़ कर दिया गया, आप डील नहीं कर सकते हो एज अ वर्क फॉर हायर, किसी को आप भाड़े पे नहीं ले सकते, या आप खुद भाड़े पे काम नहीं कर सकते, और बिजनेस विथ अदर पर्सन, किसी और पर्सन के साथ में। सेकंड पॉइंट बात कर रहा है आपको डिनाइल कर दिया, मना कर दिया गया अपॉर्चुनिटी। कौन सी अपॉर्चुनिटी? इंक्लूडिंग एक्सेस ऑफ सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग है, या कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, रेंडरिंग सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, जिससे आपको क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन, पैसा मिल रहा है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी में क्या कर दिया? डिनाई कर दिया गया है, तो आपको इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट बात कर रहा है टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म ऑन विच थिंग वुड कॉमनली डन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मली बिजनेस के अंदर काम किए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपको रिफ्यूज़ कर दिया जा रहा है, मना कर दिया जा रहा है कि आप ये बिज़नेस में, कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या है, इससे आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो आर्थिक नुकसान होने की वजह से हम इसको कहाँ लेके आ रहे हैं? इकोनॉमिक बॉयकॉट के अंदर। फोर्थ पॉइंट बात करें एब्स्टेन। एब्स्टेन भी एक तरह से रिफ्यूज़ल कहा जाता है, डिनाइल, मना कर दिया जाता है फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन। आप किसी के साथ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते विथ अदर पर्सन। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन मिली इकोनॉमिक बॉयकॉट की। अब बी डी बात करता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड, जो कि 2015 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है स्पेशल कोड और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड को। तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड बोलता है मीन्स द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड स्टैब्लिश की गई है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 एक्सक्लूसिवली टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। जो हम कहाँ पढ़ेंगे? हम सेक्शन 14 के सब सेक्शन 1 के अंदर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड को पढ़ेंगे। बीई बात करता है फॉरेस्ट राइट। ये फॉरेस्ट राइट कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट में हमें बताया गया है? सो फॉरेस्ट राइट शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। अब ये सब सेक्शन 1 और सेक्शन 3 कौन से एक्ट का है? ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिविजन। जो लोग ना फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए एक राइट है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये 2006 में एक एक्ट बना है, उस एक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट राइट बताए गए हैं वो ही डेफिनेशन यहाँ पर भी बी ई के अंदर इंक्लूड की गई है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है मैनुअल स्केवरेज। मैनुअल स्केवरेज का मतलब होता है शैल हैव द मीनिंग। अब यहाँ पर भी हमें एक और एक्ट के बारे में और उस एक्ट के सेक्शन के बारे में बताया गया है जहाँ पर मैनुअल स्केवरेज के बारे में बताया गया है, जो बताया गया है क्लॉज जी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। अभी किसका है? ये है, बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल सेवरेज एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। 2013 में ये एक्ट बनाया गया है जहाँ पर जो लोग क्या है मैनुअली, मतलब अपने हाथों से ना मेल उठा रहे हैं, वो कर्मी के लिए क्या किया गया है? एक एक्ट बनाया जिसमें इनको रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, प्रोहिबिशन किया गया है। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं काफ़ी जो कर्मचारी जिनके हेल्थ इशू अराइज हो जाती है ऐसे काम करने से, तो इसलिए 2013 के अंदर क्या गया, इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया। तो वहाँ की डेफिनेशन जो दी गई है वही डेफिनेशन सेम यहाँ पर इंक्लूड होगी। अब हम बीजी की बात करते हैं, पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन हम यूजुअली पढ़ते आए हैं आईपीसी के अंदर सेक्शन 21 के अंदर, तो इस एक्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट को आईपीसी 21 के साथ साथ अदर एक्ट में भी जो कोई पब्लिक सर्वेंट है उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा
जो क्या कर रहा है, ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर वर्क कर रहा है, उन पर्सन को भी हमने कहाँ इंक्लूड किया है, पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर। देखिए, मीन्स द पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC as well as any other person deemed to be a public servant under any other law for the time being in force and include कर रहे हैं any person acting his official capacity under central government or state government as the case may be। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन C। ये बात कर रही है शेड्यूल कास्ट के बारे में और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। मीन्स हैविंग जो असाइन की गई है डेफिनेशन क्लॉज 24 एंड 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें इसकी अब डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, आर्टिकल 366 के अंदर। तो हम आर्टिकल 366 को स्टडी करते हैं। आर्टिकल 366 के अंदर क्लॉज 24 बात करता है शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग। मीन सच कास्ट, रेस, ट्राइब और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन सच कास्ट, रेस एंड ट्राइब्स एज डीम अंडर आर्टिकल 341, जो कहाँ पर इंक्लूड किया गया है, आर्टिकल 341 के अंदर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हमको डेफिनेशन भी नहीं समझ में आ रही है, हमें ये पता कर दिया गया है कि जो कास्ट है, रेस है, ट्राइब है, जो डीम की गई है आर्टिकल 341 के अंदर, उसे एक शेड्यूल कास्ट के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मानेंगे। और शेड्यूल ट्राइब में भी यही सेम चीज़ बोली है, जो कहाँ बोली गई है, आर्टिकल 342 के अंदर। तो हम उसको एज अ शेड्यूल ट्राइब मानेंगे। किनको, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, पार्ट्स है, पार्ट्स हो गए, उसके ग्रुप्स हो गए, तो वो जो ट्राइब्स हो गए, उनकी कम्युनिटी हो गई, उनको क्या डिफाइन किया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स। अब हम आर्टिकल 341, 342 स्टडी करते हैं। आर्टिकल 341 बात करता है शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग। द प्रेसिडेंट में विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी स्टेट के लिए देख सकते हैं या यूनियन टेरिटरी के लिए, एंड वेयर इट इज़ अ स्टेट, अगर जब वहाँ स्टेट की बात की जा रही है तो वहाँ पर क्या करेंगे प्रेसिडेंट, पहले उनको क्या करना होगा, गवर्नर से क्या लेंगे, कंसल्टेशन करेंगे। आफ्टर द कंसल्टेशन विद गवर्नर देयर ऑफ बाय पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर देंगे कि शेड्यूल कास्ट के अंदर कौन कौन सी कास्ट आ रही है, रेस आ रही है, ट्राइब्स आ रहे हैं, पार्ट्स आ रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं विद इन सच कास्ट, रेस, ट्राइब, ठीक है, वो क्या कहलाई जाएगी, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। उस स्टेट के लिए हो सकती है या यूनियन टेरिटरी के लिए हो सकती है। अब पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है, इंक्लूड कर सकती है किसी अदर कास्ट को और एक्सक्लूड भी कर सकती है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसमें किसी अदर कास्ट को इंक्लूड कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है, या जो ऑलरेडी जो उसके अंदर इंक्लूडेड लिस्ट के अंदर नाम है कास्ट का, उसको एक्सक्लूड भी कर सकती है। In the notification under clause 1, any caste, race, tribe or part or group within any caste, race or tribe but have as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be waived by any subsequent notification। क्या करना होगा, अगर वो एक्सक्लूड करें, इंक्लूड करनी है तो स्पेसिफिक उनको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन देना होगा, किसी और अदर नोटिफिकेशन से नहीं होगा, उनको एक स्पेसिफिक एक्सक्लूड और इंक्लूड के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन इशू करना होगा। अब नेक्स्ट हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 342 जो बात करता है शेड्यूल ट्राइब की। यहाँ पर भी सेम बात की गई है कि प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, गवर्नर से कंसल्टेशन करते हुए उन्हें जो ट्राइबल हो गए हैं, उनकी कम्युनिटीज़ हो गई है, पार्ट्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, उनको डिस्क्राइब करना होगा कि ये इस डीम्ड होंगे शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन के अंदर, या तो वो किसी स्टेट में होगी या फिर वो यूनियन टेरिटरी की होगी। अगर पार्लियामेंट क्या करती है, उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड कर रही है तो उसको क्लॉज 1 के अंदर एज अ क्या करना होगा, डिस्क्राइब करके बताना होगा बाय द नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि हमने जो हमारा जो एक्ट SC/ST एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 2C के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है स्पेशल कोर्ट की। स्पेशल कोर्ट मीन्स अ कोर्ट ऑफ सेशन। किससे कहा गया है, कोर्ट ऑफ सेशन को बोला गया है जो स्पेसिफाइड है एज अ स्पेशल कोर्ट। जैसे हम नाम देंगे कोर्ट ऑफ सेशन को, हम अब किसका नाम दे देंगे, स्पेशल कोर्ट का नाम दे देंगे इन सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंदर हम स्पेशल कोर्ट को, सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का नाम देंगे। एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट हमने कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन 14 के क्लॉज 1 के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
means a public prosecutor specified as a special public prosecutor or an advocate referred to in section 15। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूट के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो है ही, साथ में एक एडवोकेट को भी नाम दिया गया है ना, एडवोकेट, जो सेक्शन 15 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो बात की जाती है EA से लेके ED तक, तो यह भी डेफिनेशन हमने 2015 के अमेंडमेंट से क्या के इंसर्ट की गई, उससे पहले ये डेफिनेशंस नहीं थी। सो डेफिनेशन EA बात करती है शेड्यूल की। शेड्यूल मीन्स एपिलेटेड टू दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर शेड्यूल दी गई है उसके शेड्यूल बताया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि एक तो हमने पढ़ा था अभी डेफिनेशन इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सोशल बॉयकॉट। मीन्स refuse to permit a person to render to other person or receive from him any customary service। आप क्या कर रहे हो, मना करो, परमिट भी नहीं करो किसी पर्सन को कि वो रेंडर करे किसी अदर पर्सन से या उससे रिसीव करे किस तरह से कोई कस्टमरी सर्विस की, और एब्सेंट फ्रॉम सोशल रिलेशन, आप उससे सोशल रिलेशन भी मेंटेन नहीं कर सकते। टू वन वुड मेंटेन विथ अदर पर्सन, और क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसको पूरी तरह से आइसोलेट कर रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम पे किसी पर्सन को आइसोलेट कर दिया जाता था, पर वो हमारे मतलब बेनिफिट के लिए था, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस बेनिफिट के लिए ये SC/ST के जो मेंबर्स हैं उनको डिग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसे आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर रहे हैं कि आप सोशली बायकॉट है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन बात करिए EC के बारे में, विक्टिम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मीन्स एनी इंडिविजुअल, विक्टिम के अंदर कौन इंक्लूड है, मीन्स एनी इंडिविजुअल हु फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अंडर क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, जो हमने अभी बात की है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 के क्लॉज C के अंदर, एंड हु हैज़ सफर्ड, उससे क्या वो क्या हुआ, सफर्ड हुआ है, और एक्सपीरियंट फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, मॉनेटरी हार्म और हार्म टू हिज प्रॉपर्टी as a result of a commission of any offence under this act, and include his relative, legal guardian and legal hire। जिस पर्सन सफ़र हुआ है फिजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली, इमोशनली या मॉनेटरी, यानी पैसे संबंधित भी उसको कोई हार्म हुआ है, या उसकी प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी संबंधित भी उसको कुछ हानि हुई है, तो इसके अंदर उस पर्सन इंडिविजुअल वो तो खुद विक्टिम तो कहलाएगा, उसके साथ साथ उसके रिलेटिव भी विक्टिम कहलाएंगे, उसके लीगल गार्जियन भी और लीगल हायर भी विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है विटनेस की रिगार्डिंग। विटनेस क्या होगा, मीन्स एनी पर्सन हु इज़ एक्यूरेंटेड विथ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, जिससे ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पता है, जिसकी नॉलेज के अंदर है, जिस पर्सन के अंदर और जिस पर्सन की नॉलेज में है, और इज़ इन पोजीशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज में या उसके पोजीशन में कोई इन्फॉर्मेशन है, और हैज़ हिज नॉलेज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल ऑफ एनी क्राइम इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, एंड हु इज़ or may be required to give information or make a statement or produce any document during the investigation, inquiry, trial of such case and include the victim of such offense। तो विटनेस के अंदर अदर पर्सन भी हो सकता है जिसकी नॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में काम आएगा, ठीक है। अब उसको वो स्टेटमेंट या कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उसको प्रोवाइड करवाना होगा, स्टेटमेंट देना होगा। यहाँ कहा गया है उस पर्सन के साथ साथ जो विक्टिम है वो विक्टिम भी इंक्लूड है एज अ विटनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन बात की जाती है F की। 2F बात करता है द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज नॉट डिफाइन इन दिस एक्ट एंड डिफाइन इन इंडियन पीनल कोड। कहाँ डिफाइन किया है, IPC के अंदर, इंडियन एविडेंस के अंदर एंड CRPC के अंदर। कोई डेफिनेशन डिफाइन की गई है तो वही सेम मीनिंग यहाँ पर दी जाएगी, अगर वो IPC में हो या इंडियन एविडेंस एक्ट में हो या CRPC के अंदर हो। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 बात करता है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी इनैक्टमेंट और एनी प्रोविजन देयर ऑफ इन रिलेशन टू एनी एरिया इन विच सच इनैक्टमेंट और सच प्रोविजन इज़ नॉट फोर्स। ये जो इनैक्टमेंट है, ठीक है, ये जो प्रोविज़न है इस एक्ट का, वो किसी एरिया में क्या नहीं है, फोर्स में नहीं है।
तो हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, बी कंस्ट्रक्ट एज रेफरेंस टू द करस्पॉन्डिंग लॉ इफ एनी इन्फोर्स दैट एरिया। तो कि इस एक्ट के अलावा कोई और करस्पॉन्डिंग एक्ट या लॉ है, इन्फोर्स में है, तो वो क्या होगा, वो वर्क करेगा वहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 3 जो काफ़ी बड़ा सेक्शन है उसको डील करेंगे। थैंक यू।